नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। एक बॉलीवुड फिल्मों का पुराना सॉन्ग है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। और ये सॉन्ग आज की जो राजनीतिक दशा दिशा है, ख़ास तौर से विपक्ष की, उस पर बड़ा सटीक बैठता है। ना वो समझ सके ना हम, यानी पार्टियों के भीतर ही जो नेतृत्व है, वो जो उनके दाएं बाएं हाथ हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी अपने ही हाथ उनके क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। पहले उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला कि उनके 40 एमएलए कब मुंबई छोड़ करके सूरत के रास्ते गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में पहुंच गए। और अब शरद पवार को पता नहीं चला कि उनके अपने परिवार के ही उनके भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके बहुत ही विश्वस्त प्रफुल्ल पटेल कैसे अचानक उनके घर से चले और देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच गए, एक नाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए, शपथ ग्रहण कर ली। अब हालत ये है, पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। जो विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से चलता करने का दंभ भर रहा था, उसके लिए बैठकें शुरू कर दी थी जिसने, और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल अलग अलग समय पर भारत भ्रमण पर निकले थे कि सबको इकट्ठा किया जाए। आज उस विपक्ष की हालत ये है कि वो अपने जख्म जो है वो सहलाने में लगा हुआ है। पहले पटना के बाद तय हुआ कि 12-13 जुलाई को शिमला में मिलेंगे अगली बैठक में, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ कॉन्क्रीट फैसला कर लेंगे। फिर तय हुआ कि नहीं, 13-14 को बेंगलुरु में मिलेंगे, शिमला में नहीं मिलेंगे। अब नई तारीखें आ रही हैं, शायद 17-18 या 18-19 जुलाई बेंगलुरु में ही मिलेंगे। और ये तारीखों पर तारीखें क्यों चेंज हो रही हैं, हालांकि केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि भाई, चूंकि बिहार विधानसभा का सत्र उन तारीखों में ही पड़ रहा था जिन तारीखों में शिमला में बैठक बुलाई गई थी, फिर ये सवाल उठता है कि फिर शिमला से वेन्यू चेंज क्यों कर दिया, बेंगलुरु क्यों अब बैठक हो रही है। तो उस पर जब सवाल उठा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिमला आमतौर पर उतनी बड़ी जगह नहीं है, और चूंकि बड़ी संख्या में विपक्षी नेता आएंगे तो उनके रहने की, रुकने की तमाम दूसरी व्यवस्थाएं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी जितना बेंगलुरु में। बहरहाल, शिमला में भी कांग्रेस की सरकार है, यानी हिमाचल में, और बेंगलुरु में, कर्नाटक में तो हाल ही में उनका अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। दोनों ही जगह किसी को क्या गुरेज हो सकता है, वो मीटिंग कहीं भी कर लें। लेकिन पटना और बेंगलुरु के बीच में मेरे विचार से 1 महीने का भी पूरा समय नहीं है, और इस बीच काफी कुछ पानी जो है वो गंगा जमुना में बह चुका है। अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में जरूर शामिल हुए, बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे लगता नहीं है। इसी तरीके से अखिलेश यादव, जो पटना की बैठक में तो थे लेकिन बेंगलुरु में बैठक में उपस्थित रहेंगे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो इस बीच हैदराबाद जाकर के
केसीआर से, के चंद्रशेखर राव से मिले हैं। के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कई ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी को आगे करने से नाराज हैं। और लालू यादव ने जिस तरह की टिप्पणी कर दी थी पटना में कि राहुल जी आगे बढ़ो, घोड़ी चढ़ो, दूल्हा बनो, हम सब बाराती बन करके आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो लालू ने जो कुछ कहा था वो एक अलग ही जो उनका अंदाज होता है, कुछ उसी अंदाज में वो टिप्पणी की थी और सब ही करके हंस भी दिए थे। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि लालू ने ये टिप्पणी ऐसे ही नहीं की है। लालू सबके बीच में बैठ करके ये एक मैसेज दे रहे थे, जितने भी 15 दलों के वहाँ पर 25-30 नेता थे, उनको ये संदेश दे रहे थे कि 2024 में भी विपक्ष की तरफ से दूल्हा यानी प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे और हम सब उनके पीछे रहेंगे। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ ऐतराज रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर के, उनकी लीडरशिप को लेकर के, उनकी काबिलियत को लेकर के, उनके विजन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर ही तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। कई लोग पार्टी छोड़ करके इस बीच जा चुके हैं और वो पार्टी में एका के लिए भी, और जो विरोधी दल अलग अलग राज्यों के जो क्षत्रप हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी उनकी लीडरशिप को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे। ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए, अरविंद केजरीवाल ने तो पटना बैठक से पहले भी साफ तौर पर कह दिया था राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के। कई दूसरे नेताओं के भी बयान आ चुके हैं, उनका स्टैंड सर्वविदित है कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है। तो वो जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा हुई थी, उसका एक मकसद तो ये था कि कांग्रेस के भीतर जो इस समय विरोध चल रहा है राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के, उसको कैसे दबाया जाए, एक पार्टी को कैसे एकजुट किया जाए। तो जिन जिन राज्यों से गुजरे, उन राज्यों के जो अध्यक्ष थे, जो इन्हीं के बनाए हुए थे, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी कार्यकर्ताओं को और दूसरे लोगों को जुटाने की, ताकि राहुल गांधी खुश रहे और बाकी पार्टी को एक मैसेज जाए कि भाई पूरी पार्टी तो राहुल गांधी के पीछे खड़ी हुई है। जैसी नाटक नौटंकी अपनी आत्मकथा, संशोधित आत्मकथा को जारी करते हुए शरद पवार ने किया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का, और सारी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन क्या शरद पवार पार्टी को बचा पाए? आप हालत देख लीजिए। मोस्टली एमएलए अजित पवार के साथ हैं, ये प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार का बार बार दावा है। और आज मुंबई में शक्ति परीक्षण भी होने जा रहा है। 11 बजे अजित पवार बैठक बुलाने जा रहे हैं बांद्रा के इलाके में, और नरीमन पॉइंट पर 1 बजे जो वाईबी चौहान सेंटर है, वहां शरद पवार बुलाने जा रहे हैं। दोनों ने व्हीप जारी किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 11 बजे अजित पवार ने बैठक बुलाई है, उसमें कितने एमएलए पहुंचते हैं, कितने सांसद पहुंचते हैं, कितने पार्टी पदाधिकारी पहुंचते हैं, और शरद पवार ने जो 1 बजे बुलाई है, वहां कितने पहुंचते हैं। तो हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की लीडरशिप की। उन्होंने ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा क्यों की थी? एक मैसेज देने के लिए कि पार्टी मेरे साथ है। लेकिन ये मैसेज उन क्षत्रपों के लिए भी था जो अलग अलग राज्यों के विपक्ष के दलों के नेता हैं, कि वो मेरी लीडरशिप को चुनौती ना दें। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर कोई एक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी है, तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन इसके बावजूद सब जानते हैं कि ममता बनर्जी हों,
अंदर खाने तो नीतीश कुमार हों, केजरीवाल हों, केसीआर हों और कई चेहरे उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद बैठकें तो अब शुरू हो चुकी हैं। अब इस पर भी रस्साकसी है कि साहब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन विपक्षी दलों के लिए, सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी। कांग्रेस 350 से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है और जो विरोधी दलों के नेता हैं वो कांग्रेस के लिए 250 से ज्यादा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अभी तो इसी पर रस्साकसी चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम 2 जुलाई को हुआ है, उसने तो विपक्ष को मतलब एक तरीके से ऐसे जख्म दिए हैं जिनको भरने में बड़ा वक्त लगने वाला है। और इनके बयान देखिए आप। नाना पटोले जो महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी इतनी डेस्परेट है कि वो एक एक करके अलग अलग राज्यों में जो सरकारें थी उनको अपदस्थ कर रही है और अपनी सरकारें बना रही है। उन्होंने एक सूची जारी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2016 में इन्होंने हरीश रावत की सरकार गिराने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में भी 2016 में गिराई, कर्नाटक में 2019 में गिराई, मध्य प्रदेश में उसके एक साल बाद 2020 में गिराई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार 2022 में गिराई। और वो पूछते हैं कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है। तो जो गेम इस समय भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, क्या वो तब तक सफल हो सकता है जब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी से एकनाथ शिंदे 40 एमएलए को लेकर के टूट करके ना आए, या शरद पवार के अपने घर के मेंबर अजित पवार और उनके बहुत विश्वस्त प्रफुल्ल पटेल पार्टी के अधिकांश विधायकों को लेकर के निकल करके ना आ जाएं। ये तभी संभव है जब पार्टियां अपने एमएलए को, अपने एमपीज को और पार्टी पदाधिकारियों को भी रोकने में नाकाम हो, या उनको ये विश्वास दिलाने में नाकाम हो कि अगला जो चुनाव आने वाला है, अगली जो चुनौती आने वाली है, उससे वो आसानी से पार पा लेंगे। छगन भुजबल ने ही इस बात का खुलासा कर दिया, भंडाफोड़ कर दिया कि पटना की बैठक से लौटने के बाद शरद पवार ने ये कहा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो उनकी ही वापसी होने वाली है। अगर आप पार्टी फोरम पर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों के बीच बैठ करके ये बातें कह रहे हैं और जो बाद में मीडिया में सार्वजनिक कर दी गई छगन भुजबल के द्वारा, इसका मतलब ये है कि शरद पवार अगर ये मान रहे हैं तो जो विपक्षी दल इस समय मोदी को 2024 में हटाने का दंभ भरते हुए बैठकें आयोजित कर रहे हैं, उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी नहीं कर रहे हैं। बस वो एक कोशिश करके देख रहे हैं कि क्या कोई माहौल बन सकता है उनके पक्ष में और नरेंद्र मोदी के विपक्ष में। पर इस समय सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर हैं और आज की यानी 5 जुलाई की ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें एक्चुअल में ये पता लगेगा कि एनसीपी के अधिकांश विधायक किसके साथ हैं, अजित पवार के साथ या शरद पवार के साथ। क्योंकि 23 नवंबर 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी, तब तो शरद पवार ने बड़ा खेल कर दिया था और बाद में बड़ी डींगे मारी थी उन्होंने कि वो सब गेम तो मेरा ही था, ताकि प्रदेश से राष्ट्रपति शासन उठवाया जा सके और फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में
एमवीए की सरकार बनवाई जा सके। कभी अजित पवार ने शरद पवार के इन दावों पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बार शरद पवार डींगे मारने की स्थिति में नहीं है। हालत ये है कि जो अजित पवार के साथ गए हैं, इंक्लूडिंग प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, इन सबको तो वो अब पार्टी से निलंबित करने का आदेश जारी कर रहे हैं। और जिन एमएलए ने अजित पवार के साथ राजभवन जाकर के मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है, उनको अयोग्य घोषित कराने के लिए वो चिट्ठी लिख चुके हैं चुनाव आयोग को भी और विधानसभा के स्पीकर को भी। सीधी सी बात यह है कि जो शरद पवार जब शिवसेना में संकट हुआ था, उस पूरे संकट के लिए उद्धव ठाकरे के अपरिपक्व नेतृत्व को, लीडरशिप को जिम्मेदार ठहरा करके एक तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो शरद पवार अब बोलने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं। और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, इसको देख करके बिहार से लेकर के कई राज्यों में इस समय जो मोदी विरोधी दलों के नेता हैं, वो सहमे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।